हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के सीजीपीएससी अनसॉल्व 2018 में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का प्रश्न पत्र देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यह जो है सीजीपीएससी अनसॉल्व मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जिसमें 2018 के प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। सेक्शन फर्स्ट यदि हम देखें, इसमें शब्द सीमा 30 है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे गए। पहला जो प्रश्न है, ताप सुनम्य क्या है? पॉलीथीन बहुलक की संरचना व उपयोग लिखिए। ताप सुनम्य का अर्थ यदि हम देखें, ताप सुनम्य वस्तुओं को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है व ठंडा करने पर सख्त हो जाता है। जैसे इसका यदि एग्जाम्पल देखें, पॉलीथीन पॉलीमर CH2CH2N जो है पदों की संख्या N तक जा सकती है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दर्शाते हैं पॉलीथीन पॉलीमर। तो ताप सुनम्य वस्तुओं को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है व ठंडा करने पर सख्त हो जाता है। इसका उपयोग जो है पैकेजिंग सामग्री जैसे बैग हो गया, फिल्म हो गया, कंटेनर बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग में विभिन्न भाग जैसे फ्यूल टैंक हो गए, रेडिएटर हो गए और बम्पर बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मिश्र धातु एवं अमलगम को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु का मिश्रण जिसमें धातु आपस में मिलकर नई धातु बनाते हैं। उदाहरण यदि हम देखें, पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा जिंक से मिलकर बनता है। स्टील एक मिश्र धातु है जो कि लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बनता है। तो यह जो है मिश्र धातु है जो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। अमलगम यदि हम देखें, एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें धातु और एक अन्य तत्व जैसे कि पारा मिलकर एक नई धातु बनाते हैं। चांदी अमलगम चांदी प्लस पारा होता है। सोना अमलगम सोना प्लस पारा होता है। तीसरा प्रश्न है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा व इस्पात में अंतर समझाइए। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा व इस्पात में अंतर स्पष्ट करना है। कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में कम होती है, ढलवा लोहे में कम होती है, पिटवा में कम होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है और इस्पात में नियंत्रित होती है। तो यह जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर हम देख सकते हैं कि एक में अधिक होती है, दूसरे में कम और तीसरे में नियंत्रित होती है। ढलवा लोहा मजबूत और सख्त होता है, पिटवा लोहा लचीला और मजबूत, इस्पात मजबूत, लचीला और स्थायी होता है। ढलवा लोहा भारी उपकरणों में प्रयुक्त होता है, पिटवा लोहा लचीले उपकरणों में प्रयुक्त होता है और इस्पात जो है विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम यदि हम देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है लेकिन वह अपनी मूल दिशा के समांतर ही रहती है। साथ ही परावर्तन के नियम में आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। आपतन रेखा, परावर्तन रेखा और सामान्य रेखा जो आपतन बिंदु और आपतन रेखा के बीच का कोण बनाती है, एक ही तल में उपस्थित होती हैं। तो यह जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के मूल गुण क्या है? कोई 4 गुण बताना है हमें। प्रकाश की गति जो है, अगर हम देखें प्रकाश की जो स्पीड 299792458 मीटर पर सेकंड है, जो सबसे अधिक गति है। प्रकाश जो है दैव व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यह तरंगों के रूप में प्रकाश तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है, अर्थात यह तरंग व कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होती हैं। प्रकाश अविनाशी है, अर्थात यह न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह जो है प्रकाश के गुण है। अगला प्रश्न है, रोपण क्या है? पौधे में यह किस प्रकार किया जाता है? रोपण पौधों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने की प्रक्रिया होती है। पहला है बीज रोपण, बीज को मिट्टी में बोकर नए पौधे उगाए जाते हैं। पौधारोपण, तैयार पौधे खेत में लगाए जाना पौधारोपण कहलाता है। कलम रोपण, शाखा या तने से नए पौधे का निर्माण कलम रोपण कहलाता है। ग्राफ्टिंग, एक पौधे के तने पर दूसरे पौधे की शाखा जोड़कर नए पौधे इसमें तैयार किए जाते हैं। तो यह जो है रोपण के 4 प्रकार हैं हमने देखे, बीज रोपण, पौधरोपण, कलम रोपण व ग्राफ्टिंग। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका की संरचना का संक्षिप्त विवरण यदि हम देखें तो न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका में से एक है जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य घटक है। तो यह जो न्यूरॉन है यह नर्व सिस्टम में शरीर के ब्रेन तक जुड़ा होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसमें जो है एक मुख्य केंद्रक होता है जो कि बहुत सारे डेंड्राइट्स से कोशिका काय जो होती है इनसे जुड़ा हुआ रहता है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक डेंड्राइट्स आपस में लगे हुए होते हैं। बीच में एक्सॉन पाया जाता है। एक्सॉन एक लंबी नली होती है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू लगी होती है। इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर एक शीट पाई जाती है, कवर होता है जो कि माइलिन शीट कहलाता है। यह इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। यह जो है न्यूरॉन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे शरीर की कोशिका की, जो कि
किसी भी स्टिमुलस को उद्दीपन को ग्रहण करता है और एक्शन के रूप में रिस्पॉन्स जनरेट कराता है। यह सीधे बॉडी ऑर्गन पेरिफेरल से सीधे सीएनएस तक जुड़ा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जुड़ा होता है और इसका मुख्य कार्य संवेदन अंगों की तरह मिलने वाले स्टिमुलस उद्दीपन को ग्रहण करना होता है और उसके थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट कराना होता है। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता क्या है, इसे उदाहरण देकर समझाइए। जो पॉली एम्ब्रियोनी है एक जैविक घटना है। इसमें एक ही गर्भ में कई भ्रूण विकसित होते हैं, लेकिन वे सभी एक ही जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं। यह घटना जानवरों में देखी जाती है, जैसे कीट, मछली व कुछ स्तनपायी। मछली है गोल्डफिश, कीट है हनी बी। तो यह जो है इनमें देखा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। अगला है सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 है। 4 अंक के लिए इसमें प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है उदाहरण सहित भर्जन तथा निस्तापन को समझाइए। अयस्क को वायु की मौजूदगी में उसके गलनांक से कम तापमान पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे अगर 2 मॉलिक्यूल ZnS जिंक सल्फेट को ले तो 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से क्रिया करके 2Zn + 2SO2 यह जो है अयस्क है की मौजूदगी है। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे Al2O3 को 2H2O को अगर 2NaOH से रिएक्ट कराए तो 2NaAiO2 बनेगा और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बाहर आएंगे, H2O के बाहर आएंगे। अगला प्रश्न है प्रतिरोधों के संयोजन के नियम लिखिए व समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो पहला जो संयोजन का नियम है श्रृंखला संयोजन। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक के बाद एक से जुड़े रहते हैं तो यह नियम जो है श्रृंखला संयोजन का नियम कहलाता है। R = R1 R2 R3 यह सभी प्लस होते जाते हैं तो यह श्रृंखला संयोजन का नियम है। समांतर संयोजन दूसरा, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर में जुड़े हों और उनका कुल प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोध के पारस्परिक योग के बराबर हो तो इसे समांतर संयोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें किस तरीके से जुड़ा होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। संतुलित प्रतिरोध का सूत्र, संतुलित प्रतिरोध पर प्रतिरोध होता है एक जो श्रृंखला और समांतर दोनों संयोजन के समान होता है। तो R का संतुलित रूप यदि हम देखें तो √R1 + R2 होगा। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है। 2 प्लेटों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर व उनके बीच विभवांतर 12 वोल्ट है तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक विद्युत क्षेत्र की मजबूती या शक्ति को मापने का एक तरीका होता है। यह क्षेत्र में एक बिंदु पर उपस्थित विद्युत बल की मात्रा को दर्शाता है। तो E = जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता = विद्युत बल F/आवेश जो है Q, यह इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में वैल्यू को रखेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। 12 वोल्ट 4 सेंटीमीटर को वैल्यू रखने पर हमें जो है 300 वोल्ट पर मीटर सेकेंड जो है प्राप्त होगा। तो यह इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का। अगला प्रश्न है कार्बन संश्लेषण के C3 व C4 चक्रों का अंतर बताइए। C3 चक्र यदि हम देखें इसे केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण चक्र है। कार्बन डाइऑक्साइड के पहले चरण में ही इसे संश्लेषित कर लिया जाता है। इस चक्र में कम तापमान और उच्च आर्द्रता में अधिक सक्रिय होते हैं ये C3 चक्र, केल्विन चक्र। साथ ही C4 चक्र यदि हम देखें तो इसे जो है हैच-स्लेक चक्र के रूप में भी जाना जाता है। C4 चक्र कुछ विशेष पौधों में पाया जाता है जैसे कि मक्का, गन्ना और कुछ घास की प्रजातियों में देखने को मिलती है। इसमें CO2 को पहले चरण में नहीं बल्कि दूसरे चरण में संश्लेषित किया जाता है। C3 चक्र में जो है पहले चरण में संश्लेषित किया जाता है जबकि C4 चक्र में दूसरे चरण में। यह चक्र जो है उच्च तापमान और कम आर्द्रता में अधिक सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है बायो से मेंडल के वंशानुगत नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल का नियम महत्वपूर्ण नियम है। एकल गुण सिद्धांत, यह नियम कहता है कि एक जीव के 2 एलील अलग अलग होते हैं और एक ही समय में केवल एक एलील वंश में जाता है। एक का लक्षण छिप जाता है और एक जो है प्रदर्शित होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। दूसरा स्वतंत्र संयोजन सिद्धांत, यह नियम कहता है कि अलग अलग जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंश में जाते हैं। तीसरा प्रभावी व अप्रभावी एलील सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक जीन 2 एलील होते तो प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख नियम हैं। अगला प्रश्न है सेक्शन 3 शब्द सीमा 100 8 अंक के लिए लौह शोधन में वात भट्टी में होने वाली क्रिया का वर्णन कीजिए। तो लोहे के शुद्धिकरण में वात भट्टी में कई क्रियाएं होती हैं जो लोहे को शुद्ध करने में मदद करती हैं। पहला है जलन, कोयले या अन्य ईंधन को जलाकर उच्च तापमान में प्राप्त किया जाता है। दूसरा ऑक्सीडेशन, लोहे में उपस्थित अशुद्धियों को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उन्हें हटाया जाता है। तीसरा कार्बोनिलीकरण, इसमें लोहे में उपस्थित कार्बन को कार्बोनाइल में बदलकर उसे हटाया जाता है।
स्लैग गठन, अशुद्धियों को स्लैग में बदलकर उसे हटा सकते हैं। लोहे को पिघलाकर भी उसे शुद्ध किया जा सकता है। गैसीकरण, वात भट्टी में गैस उत्पन्न होती है जो लोहे को शुद्ध करने में मदद करती है। तो यह जो है लोहे के शोधन में वात भट्टी में होने वाली क्रिया है। अगला प्रश्न है अर्धचालक क्या है? सेमीकंडक्टर। पी एन डायोड की संरचना व कार्यविधि समझाइए। अर्धचालक एक प्रकार का पदार्थ है, फिजिक्स का प्रश्न है यह, जो ऊर्जा के संचरण में मध्यवर्ती होता है। यह ना तो पूरी तरह से चालक होते हैं, ना कंडक्टर होते हैं और ना ही पूरी तरीके से अचालक होते हैं। अर्धचालक के उदाहरण यदि हम देखें, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनिक, ये सभी जो है अर्धचालक होते हैं। इसके पश्चात पीएन डायोड यदि हम देखें तो यह एक प्रकार के अर्धचालक युक्ति है। पीएन डायोड जो है जो दो प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से बनता है, पी टाइप व एन टाइप। इसकी संरचना को यदि हम समझने का प्रयास करें तो पी टाइप के अर्धचालक जो है पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं व एन टाइप के अर्धचालक जो है नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। पी एन डायोड की कार्यविधि यदि हम देखें तो पहला जो है फॉरवर्ड बायस आगम। जब पी टाइप अर्धचालक को धनात्मक वोल्टेज और एन टाइप अर्धचालक को नेगेटिव ऋणात्मक वोल्टेज दिया जाता है तो होल व इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ऊर्जा को संचरित करते हैं। दूसरा रिवर्स बायस या प्रतिकूल। जब पी टाइप अर्धचालक को नेगेटिव वोल्टेज व एन टाइप को पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तो होल और इलेक्ट्रॉन के जो जंक्शन है वो दूर हटते हैं और ऊर्जा का संचरण रुक जाता है। तो दो प्रकार की इनकी कार्यविधि है पीएन डायोड की, एक प्रकार के अर्धचालक की युक्ति है यह। अगला प्रश्न है मानव के श्वसनांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिस्क्राइब करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोलॉजी का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इसमें जो है सबसे पहले नोज, वायु को लेकर अंदर ले जाने और छोड़ने का काम। नाक जो है पहला अंग है। दूसरा है नाजल कैविटी, नाक से वायु नाजल कैविटी से होकर गुजरती है। तीसरा होता है लिरिंग्स, वायु को गले में पहुंचाने में मदद करता है, लिरिंग्स का जो कार्य है। चौथा है ट्रैकिया, वायु को फेफड़े तक पहुंचाने में मदद करता है ट्रैकिया। अगला है ब्रोंकाई, ये श्वसन नली से वायु के फेफड़े तक विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके पश्चात 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जो है वायु को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को बाहर निकालने का कार्य करती है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कराती है। एल्वियोलाई फेफड़ों को छोटे थैलीनुमा भाग है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यह जो है प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर हम डायग्राम के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें तो यह जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सबसे पहले माउथ वाला पार्ट, नीचे की तरफ नाजल कैविटी होती है। यह जो है लंबी नली ट्रैकिया होती है जो कि लंग्स में जाके खुलती है। इसके नीचे फेरिंक्स और लिरिंग्स वाला भाग है। ये जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती हैं और यह जो कुपिकाएं दिखाई दे रही है एल्वियोलाई होती हैं। इसमें बहुत सारे ब्रैंक्यूल्स पाए जाते हैं। ब्रैंक्यूल का छोटा रूप ब्रोंकाई होता है। लंग्स की उपस्थिति जो है पेयर में पाए जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें पाया जाता है। ये जो नली नुमा संरचना दिखाई दे रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं तथा नीचे की तरफ डायफ्राम उपस्थित होता है जो कि लंग्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यह जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगला है सेक्शन 4 शब्द सीमा 175, 15 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। फिजिक्स का प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखिए व आइंस्टीन समीकरण, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन को समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग भी लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं लेंथी प्रश्न में। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रभाव तब होता है जब प्रकाश की फोटोन जो है किसी पदार्थ पर पड़ती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे वे अपने स्थान से हटकर विद्युत धारा का संचरण करती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या यदि हम करें तो प्रकाश की आवृत्ति और ऊर्जा के बीच सीधा संबंध होता है। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को धातु से मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। आइंस्टीन समीकरण जो है E=hf माइनस कार्यफलन होता है। देहली आवृत्ति यदि हम देखें तो F0 कार्यफलन बट्टे प्लांक कांस्टेंट है h। तो यह जो है यह देहली आवृत्ति है। कार्यफलन h जो है प्लांक कांस्टेंट है, F0 होता है। यह F0 देहली आवृत्ति है। इसका उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग फोटोवोल्टिक जो सेल होती है उनमें किया जाता है जो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। अगला प्रश्न है नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्णन हमें करना है उसके स्ट्रक्चर व मैकेनिज्म के साथ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो मानव हृदय एक जटिल और महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को शरीर में पंप करने का कार्य करता है। यह एक मांसपेशी अंग है जो छाती के बीच जो है लंग्स के मध्य उपस्थित होता है।
हृदय की संरचना यदि हम देखें तो हृदय में ऑरिकल और वेंट्रिकल दीवारें होती हैं, मांसपेशियों की बनी होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल व लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें वॉल्व लगे होते हैं, यह वॉल्व जो है रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करने में हेल्प करता है। इसमें आर्टरी और वेन, धमनी और शिराएं होती है, रक्त को शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। हार्ट का फिजियोलॉजी यदि हम देखें तो यह जो है रक्त का संग्रहण करती है। हृदय में एट्रियम रक्त को संग्रहित करके रखने का कार्य करती है। ब्लड का पंपिंग कराने का काम वेंट्रिकल्स को, जो धमनी को भेजता है रक्त को, वेंट्रिकल। रक्त परिसंचरण यदि हम देखें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन रक्त को लंग्स में भेजता है जहां से ऑक्सीजनेटेड होकर रक्त वापस आती है। बेसिक एक नॉर्मल स्ट्रक्चर यदि हम देखें हृदय का तो यह जो है हार्ट का एक स्ट्रक्चर है जो कि कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। इसमें 4 चैम्बर जो है पाए जाते हैं, ऊपर वाला राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 कक्षक इसमें पाए जाते हैं। ऊपर वाली महाधमनी ऑर्ट्रा कहलाती है। इसमें जो है इधर प्री कैवाल, नीचे की तरफ पोस्ट कैवाल, 2 प्रकार के, ऊपर वाला प्री कैवाल और नीचे की तरफ पोस्ट कैवाल होता है। इस बीच से डिवाइडेड जो होता है वह सेप्टम कहलाता है। सेप्टम अर्थात 2 भागों में डिवाइड करने वाला। इधर जो है पल्मोनरी वेन्स पाई जाती है और पल्मोनरी आर्टरी इसमें पाई जाती है। तो यह जो है एक बेसिक नॉर्मल संरचना है हार्ट का। तो यह जो है हमने जो है इसमें जो है CGPSC एनसीईआरटी के सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र देखा 2018 का।